Hello students, now we are going to start a new topic and that is what magnetic effect of current. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट हम लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एक फंडामेंटल लॉज के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स का फंडामेंटल लॉ है या ये मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल लॉ है। ये लोग क्या बोलता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर, मान लो हमारे पास ये वायर है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके एक छोटा सा मैं एलिमेंट कंसिडर करूँ, उस एलिमेंट की लेंथ अगर डीएल है तो उस डीएल लेंथ के एलिमेंट में जो फ्लो होने वाला चार्ज है उसकी वजह से यहाँ से आर किसी पोजिशन वेक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू हमें बायो-सावर्ट्स लॉ देता है। अब ये लोग क्या होता है, ये पूरा लोग एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी से डायरेक्टली बात करेंगे जो आप यहाँ समझने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो रही है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ डीएल है और जहां मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है वहां से आर पोजिशन वेक्टर पर कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लिया और ये जो पोजिशन वेक्टर है वो डीएल वेक्टर से, यानी डीएल जो वेक्टर डीएल है, डीएल को एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे, इसका डायरेक्शन बेसिकली हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर करेंगे। करंट एलिमेंट एक टर्म हम बार बार यूज करेंगे यहाँ पर, करंट एलिमेंट की वैल्यू होती है आईडीएल, यानी इलेक्ट्रिक करंट और स्मॉल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट, राइट। तो ये जो हमारे पास छोटा सा एलिमेंट है डीएल और ये जो करंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम करंट एलिमेंट बोलेंगे। करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी वैल्यू डीबी में लिखता हूँ तो दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current element, यानी directly proportional to I and directly proportional to DL. Also it is directly proportional to sin of theta. ये थीटा है उसके लिए हम sin of theta के directly proportional होगा, inversely proportional to square of distance of that point. So this is the proportionality law and this according to this law dB is directly proportional to ideal sin theta upon r square. If we remove sign of proportionality we will use some constant and that constant is written as k. That's why the rule law becomes dB equals to what, k ideal sin theta upon r square. Here the value of this constant is equals to mu naught upon 4 pi, right? ये mu naught upon 4 pi k की जगह मैंने यहाँ पुट किया तो हमारा जो लॉ बना वो mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square बना। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास I तो स्केलर है उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, DL का डायरेक्शन हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं तो ये DL का डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक ये DL का जो डायरेक्शन वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाएगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लो हमारा जो पॉइंट पी जहां मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूं वहां का जो पोजीशन वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर आर है, क्या है उसका यूनिट वेक्टर आर, तो हम इसी लो को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई स्क्वायर का बाहर लिया और डीएल आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ देखिए डीएल क्रॉस आर, डीएल इज द करंट एलिमेंट जो मैंने कंसिडर किया वो वेक्टर कंसिडर किया और आर इज द यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर होगा और अगर मैं यहाँ यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करूँ तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लिखना चाहूँ तो डीएल आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करूंगा तो बच्चों फिर हमें आर क्यूब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर जो है वो बीएसएल को लिख सकता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं म्यू नॉट इज व्हाट, यहाँ जो हमने कांस्टेंट लिखा है म्यू नॉट, दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। जो रोल बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट प्ले करता था वही रोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर म्यू नॉट परमिएबिलिटी प्ले करेगा। अब आप देखिए कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या इसकी यूनिट लिख सकता हूँ हेनरी पर मीटर या इसकी यूनिट लिख सकता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप कोई सी भी एक यूनिट को मेमोराइज करके रख सकते हैं। हाँ, डायमेंशन फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना है इसका तो आप न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से कैलकुलेट करें। तो अगर मैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं कंफर्टेबल कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए ये न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हो, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m1L1T-2 और एम्पियर का अपन जानते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा। तो m1L1T-2 अपॉन ए स्क्वायर विल गिव्स m1L1T-2 a-2, राइट। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड डेफिनेटली हमें पता है कि जो डीबी का डायरेक्शन होगा वो डीएल क्रॉस आर डायरेक्शन में आएगा, यानी डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में आएगा।
जो हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ते हैं, अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट अगर सी है तो सी का डायरेक्शन हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में आता है। यानी जैसे मान लो कि ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करूंगा तो जो थंब शो करेगा वो सी वेक्टर को शो करता है। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीखते हैं। तो यहाँ अगर मान लो ये मेरे पास डीएल है और ये मेरे पास आर है, तो डीएल क्रॉस आर, अब थंब जो हमारा शो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो हम राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे। ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डीएल और आर वेक्टर दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यानी जिस प्लेन में डीएल और आर वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इफ dv इज द वॉल्यूम ऑफ द करंट एलिमेंट, जो छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ कंसिडर किया उसका लेंथ dl है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कंसिडर कर लूं तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो adl होगा। तो इफ dv इज द वॉल्यूम ऑफ द करंट एलिमेंट देन करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट डेंसिटी लिखी जाती है बच्चों करंट पर यूनिट एरिया। अब मैं दोनों तरफ इसको dl से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब dl से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो a इंटू dl जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो dv लिखा जाएगा वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ idl अपॉन dv। यहाँ से आइडियल की वैल्यू लिख सकता हूँ j इंटू dv, तो मैं लिख दिया j इंटू dv। अब मैं यहाँ आइडियल को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मैं आइडियल को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं वैसे भी देखिए आप यहाँ पर आइडियल का आई तो स्केलर है, राइट। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो j dv है। अब यहाँ हम जानते हैं कि j इज द करंट डेंसिटी, ये भी एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, यानी इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन था। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लिखूंगा म्यू नॉट इक्वल टू dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई j क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर इंटू डी। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ जो हमारा dl था, ये जो आइडियल है, इस आइडियल को रिप्लेस कर दिया j dv से। dv अगेन स्केलर है इसलिए इसको बाहर रखा। तो हमने क्या लिखा j क्रॉस r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर dv, राइट। अब यहाँ कुछ चीजें और डिस्कस करनी है। हम जानते हैं कि बीएसएल के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लो ये हमारा वायर है और ये एंगल थीटा है, राइट, ये आर है, ये डीएल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो बच्चों का जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में यहाँ कोई पॉइंट कंसीडर करूँ और यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो इस पॉइंट के लिए जब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेकर आऊंगा तो एंगल कम होता 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 एंगल क्या हो जाएगा जीरो। तो इस पॉइंट के लिए एंगल जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू आप जानते हैं जीरो होती है, इसलिए अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो हमने यहाँ लिखा फ्रॉम द बीएसएल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जीरो, राइट। फिर एक और चीज बात करता हूँ कि अगर मान लो ये करंट एलिमेंट था और ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस पॉइंट को इस तरह मूव करवाता हूँ तो आप क्या देख रहे हैं 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। यानी करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालना चाहता हूँ तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करूंगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर। तो ये था बीएसएल का इंट्रोडक्शन कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीएसएल होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी वायर ऑफ द फाइनाइट लेंथ। अगर मेरे पास कोई फाइनाइट लेंथ का वायर हो, सिमेट्रिक वायर, इसका लेंथ एल हो, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से डी डिस्टेंस से यहाँ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो अगर मान लो ये वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो रही आई, ए बी इज अ वायर ऑफ द फाइनाइट लेंथ जिसके अंदर करंट फ्लो रही आई, इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज ये पॉइंट पी है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लो इसके जो फ्री एंड से उससे सब्सटेंड होने वाला एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों आपको दी जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय डी। तो ये फॉर्मूला मेमोराइज करके रखें। अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर मूव करवाता हूं तो बी पॉइंट के ऊपर मूव करने पर थीटा 2 की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ए पॉइंट को अगर नीचे नीचे मूव करवाना चाहता हूं तो थीटा 1 की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं बी पॉइंट को ऊपर ले जाता हूं, इन्फिनिटी पे ले जाता हूं, और ए पॉइंट को भी नीचे इन्फिनिटी पे ले जाता हूं, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो थीटा 1 और थीटा 2 है दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। और दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो साइन 90 प्लस साइन 90 दैट विल गिव 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये 4 है, यहाँ 2 आएगा, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ वायर के सिमेट्रिक पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे ये वायर था, ये इनफाइनाइट पे चला गया, ये भी इनफाइनाइट पे चला गया, अब इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। हम यहाँ साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पे निकालना हो, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, जो पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाता है उसके लिए एंगल जीरो हो जाता है। और अगर मान लो इस पॉइंट को लेके मैं यहाँ आ जाता हूँ तो ये एंगल डिक्रीज होता होता जीरो हो जाएगा, और इसको इन्फिनिटी पे लेकर तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो थीटा 1 है वो जीरो हो जाएगा, थीटा 2 90 हो जाएगा, यहाँ साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मिलेगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखें,
राइट हैंड थंब रूल को स्ट्रेट वायर के लिए कैसे यूज करना है, जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, फिर हम फिंगर को कर्व करेंगे, तो कर्वेचर ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर करंट ऊपर जा रही है तो मैं फिंगर ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब रखूंगा और इस तरह फिंगर को कर्व करूंगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर मान लो करंट नीचे चल रही होती है तो मैं करंट थंब को रखूंगा नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कर्व करूंगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, राइट। ये तो मैं स्ट्रेट वायर के लिए बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट वायर के लिए अगर मैं ये देखता हूँ तो ये वायर में करंट ऊपर जा रही है, थंब इधर रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अंदर आएगा तो बी इनसाइड आएगा, और इस वाले पॉइंट पे निकालता तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाकर के यू बाहर निकल के आता, यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो आउटसाइड मिलता। इसी तरह से यहाँ भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के अंदर एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ फील्ड अंदर मिलेगा, इस वाले पूरे रीजन में फील्ड अंदर होगा, इस पूरे रीजन फील्ड बाहर होगा। ये दो रिलेशन आप डायरेक्टली याद रखें, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। व्हाट हैपेंस इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप। जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने यहाँ छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ dl है, इस करंट एलिमेंट की वैल्यू आईडीएल हो जाएगी। डेफिनेटली करंट dl एलिमेंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में, जिधर करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट का डायरेक्शन मिलेगा। अब ये जो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ मिला और आर इस तरफ है, तो हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू हमने 90 लिखी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी नो that mu naught upon 4 pi I and R square is the constant, these are taken out, right। और जो dl है उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई r तक, तो सेंटर पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से 2 पाई r, हमें पता है dl का इंटीग्रेशन l होगा, फिर हम लिमिट पर पुट करेंगे 2 पाई r माइनस 0 विच विल गिव 2 पाई r ओनली। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, फिर मैं 2 पाई r से मल्टीप्लाई करूंगा, वो देगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो दिस इज व्हाट, this is the magnetic field at the center of the current carrying loop, mu node I upon 2r, right। अब यहाँ दो स्पेशल केस है। अब यदि हमने बात की थी स्ट्रेट वायर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम थंब रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर का कर्वेचर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इन केस ऑफ करंट कैरिंग लूप आप राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे for finding the direction of magnetic field। Now this time we will curve our fingers in the direction of current के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्व करनी और थंब शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्व करता हूं तो थंब बाहर आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो अगर किसी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, राइट। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया जिसकी वैल्यू हमने की थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगी। इसमें मैंने केस 1 बनाया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे वो आउटवर्ड होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r की वैल्यू होगी। व्हाट हैपेंस इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज सेंस, in this case we curve our fingers in the direction of current like this। करंट क्लॉकवाइज चल रही है, हमने क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्व किया लाइक दिस। क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्व करूंगा तो थंब आएगा बच्चों अंदर, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनसाइड आएगा, वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इस तरह से हम करंट कैरिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और वो क्या है, अगर मेरे पास कोई ऐसा करंट कैरिंग वायर है जो एन साइड्स का या एन इक्वल साइड्स का रेगुलर पॉलीगन बनाता है, एन साइड्स का रेगुलर पॉलीगन बनाता है, उससे फ्लो होने वाली करंट अगर आई है तो उसके सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे एन साइड का अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिखी जाती है बच्चों बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, साइन पाई अपॉन एन इनटू 10 पाई अपॉन एन। इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखना है, टू बी रिमेंबर, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अलग अलग तरह के सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह के पॉलीगन्स का के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का सेंटर दे दिया जाए, स्क्वायर का सेंटर दे दिया जाए, हेक्सागन का सेंटर दे दिया जाए, उनके सेंटर पर अपन मैग्नेटिक फील्ड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पहला केस कंसीडर किया जिसमें मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया जिसका साइड ए है। अगर इसका साइड ए है और इससे फ्लो होने वाली करंट आई है तो इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली बता सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड जो है अगर वो ए है तो मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 इक्वल साइड्स हैं, तो ये 3 साइड से मैं एन की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, तो मैंने एन की वैल्यू 3 पुट कर दी, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए बन गया, ठीक।
साइन पाई अपॉन एन, क्योंकि 3 साइड थी तो एन की वैल्यू 3 पूरी साइन पाई अपॉन एन इंटू 10 पाई अपॉन एन, एन की वैल्यू 3 पुट कर दिया। अब जानते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, √3 इंटू √3 बन जाएगा बच्चों 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और रिजल्ट जो मुझे मिलेगा वो होगा 9 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली अगर मुझे किसी स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए मुझे स्क्वायर के लिए एन की वैल्यू 4 पुट करना है और वैल्यू पुट करने के बाद मुझे कंफर्टेबली वैल्यू आंसर मिल जाएगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न, पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी कि किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। ठीक, फिर हमने बात की थी अगर सर्कुलर लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो उसकी एक्सिस पे यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो वो आउटवर्ड्स होगा, जिसकी भी अब जो कंसेप्ट मैंने राइट के से डायरेक्शन निकालना आपको सिखा दिया था। अगर बच्चों एन नंबर ऑफ टर्न्स हो सर्कुलर लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, मुझे एन से मल्टीप्लाई कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। कभी कभी आपको कंप्लीट टर्न नहीं दिया जाता, कंप्लीट लूप नहीं दिया जाता, सेमी सर्कल दे दिया, 1/4 सर्कल दे दिया, तो एन की वैल्यू कंफर्टेबली पुट कर सकता हूँ। सेमी सर्कल है तो हाफ पुट कर दूंगा, 1/4 सर्कल है तो 1/4 पुट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई सर्कुलर आर्क के सेंटर पर सब्टेंड होने वाला एंगल दे दिया जाए या सर्कुलर आर्क की लेंथ दे दी जाए तो मैं किस तरह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर थीटा दे दे बच्चों तो थीटा अपॉन 2 पाई इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और अगर सर्कुलर आर्क की लेंथ दे दे तो एल अपॉन 2 पाई आर इज द नंबर ऑफ टर्न, राइट। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल्स के लिए मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर सर्कुलर आर्क जो है उससे फ्लो होने वाली करंट आर आई है, उसका जो रेडियस है सेंटर पे सबसे जो रेडियस उसका वैल्यू आर है, और सेंटर से फ्री एंड से सबसे होने वाला एंगल 60 डिग्री है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में पहले सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्न्स एन की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, 60 दैट मींस पाई/3, तो यहाँ पाई/3 पुट करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे मुझे 1/6, और जब मैं इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12r, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही अगर मुझे सर्कुलर आर्क के सेंटर पर सबसे होने वाला एंगल देने के बजाय सर्कुलर आर्क की लेंथ दे दी जाए जो दे रखी πr/3, तो मुझे इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू πr/3 पुट कर देनी है। πr/3 upon 2 pi r will give again 1/6, and from using this formula we can find the value of magnetic field as mu naught I upon 2r multiplied by 1/6, that will give the same answer mu naught I upon 12r। फिर डायरेक्शन हम वैसे देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड आउट टू द प्लेन, क्लॉकवाइज होती तो इनटू द प्लेन आता। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग वायर जो इंफिनिटी से आता है, यहाँ आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इंफिनिटी से लॉन्ग वायर आता है, फिर यहाँ से सर्कुलर लूप बनाता है और यहाँ आके वापस इंफिनिटी पे चला जाता है। ये जो गैप है बच्चों नेग्लिजिबल मान के चलना है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो इसमें सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से प्लस सर्कुलर लूप की वजह से होगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन होगा, इनवर्स, ठीक है। और वायर जो है उसके अंदर करंट ऐसे चल रही है, मैं आपको बता चुका हूँ जो वायर के अंदर करंट फ्लो हो तो हम राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे। वायर में करंट इधर चल रही है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, और फिंगर्स का जो कर्वेचर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, आप देखिए इस तरह से कि करंट की डायरेक्शन थंब रखा, नाउ दिस विल बी द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनेगा यहाँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वायर में करंट ऐसे जा रही, तो यहाँ यू जा करके फील्ड बाहर आएगा, तो यहाँ जो फील्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो बाहर आएगा, जबकि लूप की वजह से अंदर आ रहा था। हमें पता है कि लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, और जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r होगा। अब हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r की वैल्यू ज्यादा होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d से, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा इनटू द प्लेन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो लूप का है वो डोमिनेट करेगा। फिर हम बात कर सकते हैं सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हम कर देंगे। हमें पता है एक आ रहा है अंदर, एक आ रहा है बाहर, दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, लार्जर माइनस स्मॉलर विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, दैट विल गिव म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 माइनस पाई, डायरेक्शन विल बी इनवर्स। दूसरे केस के अंदर कुछ नहीं हुआ है, दूसरे केस के अंदर ये 2 अलग सेपरेट केस है बच्चों। इन्फिनिटी पे वायर आता है, ऐसे लूप बनाता है और ऐसे चला जाता है, तो यहाँ भी सेंटर पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो यहाँ आया था एज इट इज आएगा,
लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है लूप के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आएगा। मतलब यहाँ सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों की वजह से सेम है आउटवर्ड्स। तो मुझे नहीं करना, मुझे क्या करना है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर दे, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देना, तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, वो आउटवर्ड आएगा। तो जो यहाँ मैंने नेगेटिव साइन यूज किया था वही वहां पे पॉजिटिव साइन यूज करूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 + 1/π, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए क्या है, एक सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस r1 है, फिर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर करंट जाता है यहाँ पर, फिर ये दूसरी सर्कुलर आर्क में होता हुआ वापस यहाँ पे लूप कंप्लीट कर लेता है। मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी दोनों सर्कुलर आर्क के कॉमन सेंटर पे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni अपॉन 2r होता है। सेमी सर्कल के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो हाफ होंगे, इसलिए सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट i अपॉन 4r। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, किसी भी वायर की वजह से वायर के अलोंग यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो आप देख पाएंगे इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसकी वजह से यहाँ 0 होगा, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्कुलर लूप की वजह से इनवर्स और इसकी वजह से बाहर आउटवर्ड्स आएगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या कर देना है, लार्जर माइनस स्मॉलर यूज कर लेना, सीधा सीधी बात ये है। तो आप क्या देख रहे हैं कि लार्जर मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा जिसका रेडियस कम है, तो जो छोटा वाला लूप है r1 रेडियस का, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट i अपॉन 4r1, उसका होगा म्यू नॉट i अपॉन 4r2। तो आंसर जो मेरा आएगा वो म्यू नॉट i अपॉन 4r1 माइनस म्यू नॉट i अपॉन 4r2 होगा, और डायरेक्शन जो होगी उसी डायरेक्शन में आएगी जिसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो हमें पता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इनवर्स आएगा, एंड द आंसर इज व्हाट, म्यू नॉट i by 4 हमने कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2। इस केस में क्या किया आपने, इस लूप को आप जैसे ना ऐसे था, इसको रिवर्स करके ऐसे कर दें। जब आपने ऐसे कर दिया तो यहाँ था, ऐसे कर दिया, अब क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो क्लॉकवाइज थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। मतलब इस लूप और इस लूप दोनों की वजह से अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना पड़ेगा, तो जो साइन यहाँ माइनस था वो यहाँ प्लस हो जाएगा और नेट फील्ड बाहर आएगा। अब हम बात करते हैं, मेरे पास दो कोइल्स है, दो कोइल्स में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं। जैसे एक कोइल ये है, ठीक, आप ऐसे बात कर सकते हैं, सपोज ये कोई कोइल है, ये प्लेट है बेसिकली, तो आप इसको कोइल मान लें। तो सपोज ये कोइल है, इस सर्कुलर कोइल का मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर मैं ऐसे रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, राइट, और अगर इसको ऐसे रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। हम क्या देख पा रहे हैं, एक कोइल ऐसे है जिसका मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर आया, एक कोइल ऐसे है जिसका मैग्नेटिक फील्ड B2 ऊपर आया, और इनके कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर आया। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम दे दे, दोनों का रेडियस सेम दे दे, तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट i अपॉन 2r। तो मुझे कुछ नहीं करना, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स राइट एंगल पे हो तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स मिलता है। तो यहाँ जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट i अपॉन 2r मिल जाएगा, जो बाइसेक्टर पे आएगा अगर दोनों आइडेंटिकल लूप हैं। तो यहाँ देखिए, कोई भी मुझे ऐसी सिमेट्री दे दी जाए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, और उसमें किसी एक एंड से करंट एंटर कर रही हो और दूसरे एंड से करंट बाहर निकल रही हो, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे वो ट्रायंगुलर लूप हो, चाहे वो स्क्वायर लूप हो, चाहे वो क्यूब हो, किसी भी तरह की सिमेट्री मुझे दे दी जाए और एक एंड से करंट एंटर कर रही हो और दूसरे एंड से कहीं और से बाहर निकल रही हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर सिमेट्रिकल पॉइंट जो सेंटर होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड आपको हमेशा 0 मिलना है। जैसे यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास यहाँ से करंट एंटर होती है I, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, जंक्शन है, यहाँ से इधर करंट जाती है I1 और इधर करंट आती है I2। तो I1 करंट जाएगी यहाँ से इस लूप के अंदर और I2 करंट जाएगी इधर, वापस I1 प्लस I2 मिलकर I मिलकर यहाँ बन रही है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मिलेगा, लेकिन जो सर्कुलर आर्क है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। यहाँ मैंने आपको सर्कुलर लूप का एग्जांपल दिया। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल होता तो भी मैं बात ये करता कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल आपको दे दिया जाए और ट्रायंगल की दो साइड्स में से एक साइड से करंट एंटर करे, दूसरे से बाहर निकल जाए, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। इसी तरह से मुझे स्क्वायर दे दिया जाए या कोई मुझे क्यूब दे दिया जाए तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा। इन केसेस को याद रखें। देखिए कुछ और डिटेल डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। कोई भी ऐसा लूप जिसके अंदर से अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू में बात करें। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई करंट, कोई लूप है और इस लूप से फ्लो होने वाली करंट आई है,
रेडियस आर है, उसका जो एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करेंगे। हम जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि ये मैंने करंट कैरिंग लूप बनाया है जिसका रेडियस आर है, इससे फ्लो होने वाली करंट हमने आई दिखा रखी है। जिस तरफ हमने आई का डायग्राम बना रखा है बच्चों, हम उस तरफ से इसको फेस कर रहे हैं, उस तरफ से देख रहे हैं। तो आप राइट साइड से, मतलब जहां पे आई का डायग्राम बना हुआ है वहां से इसको देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। और हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज जब करंट हमें दिखती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर निकल के आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के आती है। तो अगर मान लो मैं इस तरफ से फेस कर रहा हूँ और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड ही होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के आ रहा होगा। इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इससे डिफरेंट काइंड ऑफ केस बनेगी। अब क्या होता है कि अगर मैं इसके कुछ यहाँ कुछ केस बना रही हूँ तो ध्यान से समझिए। अगर मैं सेंटर पे आता हूँ बच्चों, तो सेंटर वाले पॉइंट्स के लिए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब यहाँ एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर क्यूब मिलेगा, आर स्क्वायर बाय आर क्यूब की वैल्यू 1/r मिल जाएगी। मुझे रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जो कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। अब आप देखिए सेकंड पॉइंट, अगर मैं बहुत क्लोज एक्सिस सेंटर के बहुत क्लोज हम बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल एज कम्पेयर टू दी आर, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प लेनी पड़ती है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप चाहे इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टर्म यहाँ लिखी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर के ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर स्क्वायर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर को फिर हम कॉमन लेके बाहर ले लेंगे। तो आर स्क्वायर को बाहर लेने के बाद इसको ऊपर लेके जाऊंगा और पावर -3/2 हो जाएगी। फिर हम स्मॉल वैल्यूज के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर बहुत स्मॉल होता है। आप सब जानते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे सोल्व किया जाता है। तो अगर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके सोल्व करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r 1 - 3x स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट एट वेरी क्लोज टू दी सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर के बहुत आसपास वाले पॉइंट्स पर बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएं, यानी हम रेडियस के कंपैरिजन में बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी। वहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इस बार हमारी जो वैल्यू है एक्स, वो बहुत ज्यादा है तो एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा होगा और एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में आर स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा। तो जब हम आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, इसको यहाँ पे टेंस टू 0 कर दूंगा आर स्क्वायर को, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। इसको आप स्पेशली याद रखें, हम जब बाद में बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाएगा या करंट कैरिंग लूप किस तरह से एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, वहां ये हमारे फॉर्मूला काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, तीनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन को याद रखें। अब हम कुछ बात करते हैं, जब हम एक्स के साथ बी का वेरिएशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बच्चों इस तरह ग्राफ मिलता है। आप देखिए एक्स इक्वल टू 0 यानी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r है। उसके बाद जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, इधर भी इस तरह डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। आप यहाँ देखिए 2 पॉइंट मैंने शो किए हैं, पी और क्यू। इन पी और क्यू पॉइंट्स को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपने कई बार ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ कर्वेचर 0 होता है या जहाँ कर्वेचर जिस पॉइंट के पहले और बाद में कर्वेचर अलग अलग होता है, कर्वेचर चेंज होता है, इनको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इन पॉइंट्स की हेल्प लेकर के हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स डिजाइन करते हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या होती हैं, बेसिकली 2 कोएक्सियल कॉइल्स होती है आइडेंटिकल, जिनको हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने यहाँ बनाया है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट क्या होता है इसको आप समझिए। ये मेरे पास एक कॉइल है जिसका रेडियस r है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट i, रेडियस r। ये भी जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट i और रेडियस r है। तो देखें दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हैं इन एनी सेंस। इनके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन r है, ठीक। तो दोनों के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन हम r क्यों लेते हैं उसको आप यहाँ देखिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, वो x इक्वल टू 0 इधर प्लस r/2 पे, इधर माइनस r/2 पे है। तो आप देखिए हमने जो कॉइल्स रखी हुई है वो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो आप देखिए कि बेसिकली अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, जो कि ये ग्राफ आपने एग्जैक्टली यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो इनके बीच का जो रीजन है, वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर इम्पोज होगा। उसकी वजह से हम क्या देख पाते हैं कि ये जो बीच में मैंने रीजन बनाया डॉटेड लाइन से, वहां ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई उसमें बीच में एक ऐसी जगह मिलती है जहां ऑल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिलता है, पूरे रीजन में नहीं। यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। एक छोटा सा रीजन होता है जहाँ
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होती है। इनफैक्ट हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी इक्वी डिस्टेंस होती है। तो देखिए कि हम इन दोनों कोइल्स के अंदर जब हम राइट साइड से यानी इस तरफ से फेस करते हैं, मैंने आई बना रखी है, तो दोनों कोइल्स के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से देखने पर। और अगर उस तरह से दोनों कोइल्स को देखूंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी। याद रहे हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट के लिए दोनों कोइल्स में डायरेक्शन ऑफ करंट का सेम होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी कर देंगे तो फिर ये हेल्महोल्ट्ज अरेंजमेंट नहीं होता। इसका यूज क्या होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में, इसको ध्यान से समझें। अब कुछ केसेस की बात करते हैं बच्चे। यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने एक लूप बनाया। बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा आपको आप समझें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक वायर है हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से करंट लेके आता है, फिर वो जेड वाई प्लेन के अंदर सेमी सर्कुलर लूप बनाता है और वापस पॉजिटिव एक्स की तरफ चला जाता है। और ये जो आने वाला और जाने वाला वायर ये अप टू द इंफिनिटी से आ रहा है और इंफिनिटी पे जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस आर है। हमें इस सेंटर सी पे यानी सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें कहीं ना कहीं 3 डायमेंशन में इस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा, या हम कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरा वायर है, ये वायर की वजह से सेंटर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो आप देखिए ये वायर आता है, पॉजिटिव एक्स से वायर आता है और यहाँ से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट उधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा यहाँ नीचे की तरफ, देखिए आप, ये आ रहा है हमारा एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक्स एक्सिस से वायर आ रहा है, करंट का डायरेक्शन ये था। तो अगर मैं इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ये देखिए ये अंदर जाएगा नीचे यहाँ, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा, जो ये पॉजिटिव जेड उसके जस्ट अपोजिट यानी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मिलेगा। या मैं अगर आपसे बात करूं इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, तो आप कह रहे हैं साहब ये वायर ऐसे आता है, समझ लें ऐसे आया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला। अब यूं करंट जाती है और यूं वापस आती है, तो जब करंट इधर आएगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही मिलेगा, यानी इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में मिलेगा। और डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग दी माइनस के या नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। जबकि सेमी सर्कुलर वायर जो है उसका करंट जो आएगा, उसका करंट जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी। यानी अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हमारा प्लस एक्स था, बेसिकली हमारा जो एक्स है वो इधर है प्लस एक्स, तो वो उसके अपोजिट मिलेगा यानी माइनस एक्स के अंदर। यानी हमारे सेमी सर्कुलर वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो म्यू नोड आई अपॉन 4i माइनस आई के अलोंग, और इस वायर और इस वायर का दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में मिलेगा माइनस के अलोंग, और दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट इज म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर अलोंग द माइनस के। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, b1 प्लस b2 बिकम्स b ऑफ वायर्स एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब आप जानते हो ये माइनस के में है और ये माइनस आई में, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे वो इनके वेक्टर सम से निकालोगे, वो कैसे, बी नेट बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर, मतलब कोइल के मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस बी ऑफ वायर का स्क्वायर, इनका वेक्टर सम करने पर हमें मिलता है म्यू नोड आई अपॉन 4 बाई आर अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। या आप इसको और इसको सोल्व करके कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकते हैं। दो स्पेशल केस यहाँ पे हमको भी ध्यान से समझे। एक वायर है जो इंफिनिटी से आता है, सेमी सर्कल बनाता है, उधर इंफिनिटी पे चला जाता है। अब हमें यहाँ सेमी सर्कल का जो सेंटर है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसका रेडियस आर है, करंट की वैल्यू आई कंसिडर कर ली। दूसरे केस के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि ये वायर इंफिनिटी से आता है, पहले ऐसे चला था अब ऐसे चला और वापस आ जाता है। तो हम दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल के सेंटर पे कितना मिलेगा। अब देखिए वायर जो है इसमें करंट ऐसे आ रही थी, अगर करंट ऐसे आई ऐसे तो ये थंब और यहाँ इस प्लेन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखिए ये हमारी फिंगर्स यूं चलेंगी और अंदर एंटर करेंगी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड अंदर मिलेगा। और ये वायर जो इधर आया इसमें करंट इधर है, तो अगर आप थंब इधर रखेंगे तो थंब की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी अंदर ही मिलेगा, यानी इसका दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर मिलेगा तो ऐड हो जाएगा। फिर आप देखें वायर सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही मिलने वाला है, तो तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिल रहे हैं, तो तीनों का वेक्टर सम करें या तीनों का अलजेब्रिक सम करें, एक ही डायरेक्शन में, तो बात एक ही। यहाँ हम क्या करने वाले, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेक्शन, उतना इसका होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल इज म्यू नोड आई अपॉन 4 आर, फिर आपने इनका सम कर दिया, आपको रिजल्ट मिला म्यू नोड आई अपॉन 4 आर 2 अपॉन 5 प्लस 1 इनवर्ड डायरेक्शन में मिला। यहाँ देखिए इन दोनों का फील्ड तो आपको इनवर्ड ही मिलेगा, लेकिन इस बार इसका फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। हमें कुछ नहीं करना,
हमें ये भी पता होना चाहिए किसका फील्ड ज्यादा आएगा बच्चों, इन दोनों का जो सम आएगा उसके कंपैरिजन में सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा। तो हम जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका डिफरेंस निकाले हम लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं, तो कोइल का फील्ड माइनस वायर्स का फील्ड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2। सोल्व करने से मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन पाई, और नेट डायरेक्शन होगी बच्चों आउटवर्ड्स। तो ये थे कुछ स्टैंडर्ड केसेस जो बेस से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बहुत आसान आएंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली सोल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ करंट की वैल्यू दे देंगे, रेडियस दे देंगे, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी आई, यहाँ पूछ सकते हैं, किसी भी केस के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको नीट में काफी हेल्प करेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ का रोल किसी हद तक वही है मैग्नेटिक्स के अंदर जो गाउस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होता था। देखिए गाउस लॉ आपको अपन ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा अब तक, आई होप आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप के अंदर बाउंडेड जो सर्कुलर एरिया है उससे पास होने वाली जितनी भी करंट्स है उनके लिए ही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है। जिस तरह से गाउस लॉ एनक्लोज्ड चार्ज के लिए वैलिड होता था, ये किसी लूप के अंदर जो बाउंडेड एरिया है उसके अंदर से पास होने वाली करंट के लिए ही वैलिड है, बाहर वाली करंट से कोई लेना देना नहीं है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी क्लोज लूप के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ऑल करंट्स एनक्लोज्ड बाय दैट लूप होगा। दैट मींस हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई भी बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड लूप है, इसके अंदर I1, I2, I3 तीन करंट्स मैंने लूप के अंदर ले रखी है, I3, I4 एंड I5 बाहर ले रखी है। तो हमें बाहर वाली करंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बाउंडेड एरिया के अंदर या इस लूप के अंदर जो करंट उनसे मतलब है। अब हमने ये जो डॉट वाला डायरेक्शन है आउटवर्ड वो हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और जो क्रॉस वाला डायरेक्शन वो हमने नेगेटिव लिया हुआ है, राइट। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो समेशन आएगा अंदर एनक्लोज्ड करंट का जो समेशन आएगा वो I1 प्लस I2 माइनस I3 होगा, क्योंकि हमने डॉट वाली जो करंट यानी बाहर आने वाली करंट्स को हमने पॉजिटिव लिया है, क्रॉस वाली करंट्स को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एनक्लोज्ड बाय दैट लूप विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I3। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ व्हाट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL, ये होता है लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज पाथ का साइन। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ऑल करंट्स एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमें किसी इनफाइनाइट, देखो कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, जिस तरह गाउस लॉ स्फेरिकल सिमेट्री, गाउस लॉ सिमेट्रिकल बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ही काम आता है। इसी तरह से हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी सिलिंड्रिकल सिमेट्री या वायर सिमेट्री, लॉन्ग सिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे फ्लो होने वाली करंट के लिए ही वैलिड है। असिमेट्रिकल बॉडीज के इसको आप नहीं लगा सकते। तो कोई वायर है मेरे पास, ये वायर, इस वायर से पास होने वाली इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इससे पास होने वाली करंट अगर आई है और मुझे उस आई की वजह से इससे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं डेफिनेटली एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कंफर्टेबली कैलकुलेट कर सकता हूँ। और वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मान लो ये हमारा कोई XY प्लेन है, राइट, दिस इज द XY प्लेन जो मैंने यहाँ प्लेन शो किया है, दैट प्लेन इज व्हाट, XY प्लेन। ये प्लेन XY प्लेन, इसके अंदर करंट ऊपर जा रही है। अब मुझे इसके अंदर से जाने वाली करंट आई की वजह से यहाँ से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मुझे जिस डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस रेडियस का एक सर्कल बना लेना है यहाँ। अब उस सर्कल के अंदर जो बाउंडेड एरिया में जो करंट है वो सिर्फ आई है और मुझे उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल कर देना है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने वो क्या किया, यहाँ देखिए कि मैंने एक सर्कल ले लिया आर रेडियस का और एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी जो लेंथ है वो DL है, राइट। और यहाँ पर जो हमें पता है करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलेटिंग होगा लाइक दिस। तो यहाँ अगर मैं इसे बात करता हूँ, यहाँ एक सर्कुलर लूप है, लाइक ये सर्कुलर लूप। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर ये DL था, हम इस तरफ लूप में चलेंगे तो DL हमारा इस तरफ होगा एंड डेफिनेटली DL इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर आप बात करें तो DL और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम B डॉट DL को BDL लिख देंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज पाथ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, क्योंकि आप ये हम कहने वाले हैं कि इस लूप के, सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, इसलिए B कांस्टेंट होने की वजह से हमने बाहर ले लिया। B डॉट DL को मैंने BDL क्यों लिखा, आपके समझ में आ गया होगा, DL और B का डायरेक्शन सेम है। तो जब हम B को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 2 पाई r। तो यहाँ से चलूंगा और 2 पाई r तक मूव करूंगा, तो 0 से 2 पाई r तक हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, क्योंकि टोटल एनक्लोज करंट की वैल्यू I है।
अब डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों एल होता है और लिमिट पुट करूंगा 2 पाई आर से 0, तो दिस विल गिव व्हाट b into 2 pi r equals to mu naught I, and that is equals to b equals to mu naught I upon 2 pi r, and this is the magnetic field due to the long wire. ये हम ऑलरेडी पहले भी फॉर्मूले के थ्रू निकाल चुके थे, हमने BSL से निकाला. Now magnetic field due to the long cylindrical conductor. How we calculate magnetic field due to the long cylindrical conductor at a different point of the different points from the axis. तो देखिए हमारे पास एक कंडक्टर, इसका रेडियस r है, मान लो कंडक्टर इसका रेडियस r है. ये सॉलिड कंडक्टर साइड से फ्लो होने वाली करंट, जो पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट है, वो आई है और वो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस सिचुएशन में अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना हो रहा है अलग अलग पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, तो मुझे एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी. यहाँ देखिए मैंने 3 लूप बनाए हैं. एक लूप बनाया जो मैंने इसकी एक्सिस से अंदर किसी पॉइंट पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेता हूँ. एक लूप बनाया जो मैंने कंप्लीट सरफेस को एनक्लोज करते हुए लिया है. एक लूप हमने बाहर बनाया. तो हम क्या करने वाले हैं, पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर आउटसाइड पॉइंट को निकालेंगे. हर जगह बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तरीका एक्जैक्टली सिमिलर होगा इसके जैसा. और क्लोज लूप्स हैं तो हर जगह बी डॉट डीएल को मैं बीडीएल लिख सकता हूँ. किसी भी लूप के सर्कमफेरेंस हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इंटीग्रेशन उसको बाहर ले लिया जाएगा और हमेशा इंटीग्रल ऑफ डीएल ही मुझे करना पड़ेगा अलोंग द क्लोज पाथ. हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अगर मान लो ये मेरा पूरा का पूरा सिलेंडर है, इससे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली करंट आई है और मुझे इस छोटे से सेक्शन, जैसे मान लो मुझे एक्सिस से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, तो एक्सिस से इस पॉइंट पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस लूंगा मैं आर, और आर रेडियस से के एरिया से फ्लो होने वाली करंट अगर आई डैश हो, तो सबसे पहले मुझे आई डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं लूप कंसीडर करने जा रहा हूँ उसके एरिया, उसके बाउंडेड एरिया से फ्लो होने वाली करंट को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम एम्पियर सर्किट लगा सकते हैं. और वो कैसे कैलकुलेट करूंगा कि स्मॉल आर रेडियस का जो बाउंडेड एरिया है, इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इनटू एरिया बाउंडेड बाय दैट लूप. तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. नाउ वी विल यूज द एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर देता हूँ. बी डॉट डी एल को बी डी एल लिख सकता हूँ, आप जानते हैं एंगल की वैल्यू 0 होगी. बी कांस्टेंट है हर जगह पे, इसलिए कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर, और 0 से 2 पाई आर तक डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा जो कि 2 पाई स्मॉल आर हो जाएगा और ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बनेगा. आप देखिए यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बी इनसाइड की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर. अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इन दिस सिचुएशन व्हाट वी विल डू, हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैपिटल आर पुट कर देना है. हम सरफेस वाले पॉइंट पर आगे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. तो फॉर द पॉइंट ऑन द सरफेस स्मॉल आर बिकम कैपिटल आर. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, we will put the value of capital R instead of small r. Now r is cancelled by this r and the result becomes mu naught I upon 2r. So this is the maximum value of the magnetic field. आप देखिए इस एक्सिस से मैं चलता हूँ, तो एक्सिस से जब मैं चलूंगा बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई थी, बढ़ रही थी. ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है क्योंकि बाहर जाने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा. अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूंगा बच्चों, तो एक्जैक्टली सिमिलर मैंने मैं इंटीग्रेट करूंगा. अब इस बार आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर आप लोग ये वायर था, इसके बाहर वाले पॉइंट्स के लिए बात करूंगा, तो जो टोटल करंट इनक्लोज है वो आई ही आ जाएगी, तो म्यू नॉट आई ही लिखूंगा, एक्जैक्टली डेरिवेशन हो जाएगा और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मुझे रिलेशन मिल जाएगा. आर की जगह मैं आर डैश लिख रहा हूँ बाहर वाले पॉइंट के लिए. तो आप क्या देख रहे हैं, बी आउटसाइड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डैश है. अगर मैं डिस्टेंस के साथ बी का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कैसा आएगा, देखिए ये ओरिजिन है, इधर मैंने बी ले लिया इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने आर ले लिया. तो आप क्या देखते हैं, इनसाइड पॉइंट पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, सरफेस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा. तो ये ग्राफ यहाँ से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे मिलेगी. अब आते हैं हम फॉर होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर अगर वो होलो है, जैसे ये ढक्कन होलो होता है, तो इससे करंट आई जाएगी. तो आप जानते हो ये सर्कमफेरेंस वाला एरिया है, इसी से करंट पास हो रही है, होलो सेक्शन से कोई करंट नहीं जाएगी. तो अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर वाले पॉइंट्स पे लगाते हैं, तो उसको आपको पता है, जैसे मान लो ये सिलेंडर था, अब मैं इस वाले कहीं पॉइंट पे, यहाँ एक्सिस से इस पॉइंट पे कहीं ऐसे लूप बनाता हूँ, तो उसके थ्रू एनक्लोज जो करंट होगी वो 0 होगी, और जब करंट एनक्लोज 0 होगी तो म्यू नॉट आई की वैल्यू 0 मिलेगी और इनसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी. तो आप क्या देख पा रहे हैं, इनसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी और सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्जैक्टली सेम आंसर होगा जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया. तो होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा बच्चों, सरफेस पे मैक्सिमम मिलेगा और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा. तो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने वाई एक्सिस पे बी ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने आर ले लिया. तो आप क्या देख रहे हैं कि अंदर वाले पॉइंट पे स्मॉल आर इक्वल टू 0 से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, यानी
एक्सिस से सरफेस तक फील्ड 0 मिलेगा, सरफेस पे मैक्सिमम मिलेगा, आफ्टर देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मींस ग्राफ विल बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. Now we will solve a numerical based on this concept. What numerical says? A long straight solid cylindrical conductor having radius capital R equals to 5 centimeter carries a current of 3 ampere, and that current is uniformly distributed over the complete area of cross section of the conductor. So which is uniformly distributed over the circular area of cross section. Find the value of magnetic field at the distance 4 centimeter from the axis of cylinder. Now in this situation the relative permeability of the conductor is given 1000. देखिए क्या है, हम जानते हैं कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात किए थे कि वहां पर एक टर्म आती थी, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एप्सिलॉन था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और वहां तक टर्म आई थी एप्सिलॉन आर, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी होती है. यहाँ पर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस and mu is the permeability of the medium and mu r is the relative permittivity of the medium. तो अगर relative permittivity की वैल्यू दे दे तो मुझे बेसिकली जो मुझे पता है जो सिलेंडर है उसका कुछ ना कुछ मीडियम होगा, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मुझे दे दी जाए तो उसकी परमिटिविटी म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखूंगा. तो मैंने क्या किया, जो हमारे इनसाइड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई, इसको हमने वैक्यूम मान के किया था, अगर मीडियम आ जाएगा बच्चों तो म्यू आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होगा. ये फॉर्मूला मैंने यहाँ निकाला था, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का है. तो हमने क्या मान के चला है कि अंदर कोई मीडियम नहीं है, करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर कोई मीडियम अगर है तो उसके लिए मुझे परमिटिविटी वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज म्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. तो यहाँ मैंने म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख दिया और फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट कर दी. देखो म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू आर 1000 गिवन था, आई की वैल्यू 3 एम्पियर है, फिर 2 पाई हमने यहाँ लिखा, 5 इंटू 10⁻⁻2 उसकी रेडियस थी, उसका स्क्वायर कर दिया और स्मॉल आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर यहाँ पुट कर दी. आफ्टर सॉल्विंग वी ऑब्टेन द आंसर 9.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला. सो ये कुछ एग्जांपल थे दैट इज बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ. इनके प्रैक्टिस करें, बहुत आसान से सवाल पूछे जाएंगे. जो क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए गए, जो केस आपको यहाँ करवाए गए, जो सवाल आपको करवाए गए, अगर ये आपको समझ में आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू विल विन इन एग्जाम. हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की. सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड बनाने के लिए हमें एक सिलिंड्रिकल कोर के अराउंड कंडक्टिंग वायर को वाउंड करना पड़ता है. जैसे सिलिंड्रिकल कोर, इसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर को इस तरह वाउंड कर दें और उस कंडक्टिंग वायर के जो फ्री एंड्स उनको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, जब उससे करंट फ्लो होगी बच्चों, तो हर एक कोइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएंगे. सभी मैग्नेटिक फील्ड एड अप होकर के हमें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड जो है अगर वो फाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये, यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2. इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट पी है अंदर वाला जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पी के ऊपर एंड से सबटेंड होने वाले एंगल θ1 एंड θ2 है. इन दोनों एंगल्स को हम सेम सेंस में मेजर करेंगे. जैसे मान लो मैंने यहाँ θ1 को मेजर किया हुआ है क्लॉकवाइज, तो उसी पॉइंट से मैंने θ2 को क्लॉकवाइज ही मेजर किया हुआ है, राइट. अगर मुझे θ2 इस वाली एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दे दे तो मैं θ2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में 180 माइनस θ2 पुट करूंगा, राइट. इस बात का ध्यान रखें. अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ सेट है, अगर मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो तो जब मैं इस वाले एंड को इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा θ1 था और जब ये एंड बढ़ेगा तो ये एंड को मैं लंबाई बढ़ाऊंगा इसकी, तो ये हमारा पॉइंट जो है वो टिल्ट होगा इस तरह से और आप देखेंगे जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये एंगल 0 हो जाएगा, यानी हमारा θ1 क्या हो जाएगा 0. इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो θ2 है उस θ2 को हमने इस तरह से लाइक ऐसे मेजर किया हुआ है. अब जब ये वाला एंड की लेंथ बढ़ेगी तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर टिल्ट होगा और अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे जाने पर ये एंगल कितना हो जाएगा 180. तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड θ1 बिकम्स 980 डिग्री एंड θ2 इज 180 डिग्री. cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 विल गिव्स 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट एन आई एट द पॉइंट पी. यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई मिलेगा. तो पहला केस जो मैंने बनाया है उसमें एल इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रेडियस, इसको मैं लगभग इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड मान लूंगा और इसके जो सेंटर पे यानी इसके एक्सिस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट एन आई होगा. और यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. कैपिटल एन शोज total number of turns, capital L shows total length of the solenoid and n by L is what number of turns per unit length which is denoted by small l. फिर हम क्या बात करते हैं, मैं एंड पॉइंट पे बात करूं तो मान लो इस पॉइंट पे आ जाता हूं मैं और ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी पे जा रहा है
तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं आ जाता हूँ तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी 0, θ2 हो जाएगा, सॉरी θ1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 90। देखिए अब जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये देखिए ये θ1 था, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आऊंगा तो ये हमारा पॉइंट इधर मूव करने पर एंगल 90 हो जाएगा। जबकि जो हमारा ये वाला पॉइंट था, ये देखिए हमारा जो θ2 हमने मेजर किया हुआ था, जब इस वाले एंड को मैं इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो 180 हो जाएगा। तो अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं तो θ1 बिकम्स 90 डिग्री, θ2 बिकम्स 180 डिग्री एंड रिजल्ट विल बिकम्स व्हाट, म्यू नॉट ni/2, यानी एंड पॉइंट्स का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस का हाफ होता है, इसको याद रखें। सोलेनॉइड जो होता है उसका यूज क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में आता है। इसके दोनों फॉर्मूले याद रखें, एंड पॉइंट का भी याद रखें और एक्सिस का भी याद रखें। नाउ व्हाट इज द टोरॉइड? टोरॉइड में हमें कुछ नहीं करना, सोलेनॉइड जो हमारा था उस सोलेनॉइड को हम बेंड करते हुए एक रिंग की शेप दे दें तो हमें टोरॉइड मिल जाएगा बच्चों। अब क्या हुआ कि जो यूनिफॉर्म फील्ड एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट था, अब क्या होना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म था इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली घूमती घूमती वो रिंग का शेप ले लेगी। और अल्टीमेटली आप बात कर सकते हैं कि इस केस के अंदर जब टोरॉइड हम बनाएंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस था वो पूरा घूमता हुआ सर्कुलर शेप ले लेगा। यानी टोरॉइड भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम में आता है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड? दिस इज म्यू नॉट ni, अगेन सेम रिलेशन, म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni। पर यहाँ एक बात ध्यान रखना है, अगर इस सेंटर से इसकी इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, तो जहां मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जब लिखूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इज टोटल नंबर ऑफ टर्न इज सपोज कैपिटल N, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टोरॉइड 2πr। तो जो r मुझे लिखना है 2πr में वो मीन रेडियस होगी, मतलब वो r1 प्लस r2/2 होगी। इनर रेडियस r1 थी, आउटर रेडियस r2 थी, तो वो r1 प्लस r2/2 मिलेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैन बी रिटन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2πr मीन। नाउ एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बाहर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है बच्चों, यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो फिर हमारे टोरॉइड में भी यहाँ और यहाँ अल्टीमेटली किया क्या है, जब आपने उसको बेंड किया है तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ चला गया, ये वाला पॉइंट बाहर आ गया, तो बी इन ये B1 भी 0 होगा और बी आउट भी 0 होगा। और ये जो कोर है, कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट ni आएगा, राइट। अब ये एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन देखिए, a straight solenoid produces magnetic field B at its center. If solenoid is cut into the two equal parts and same number of turns wound one over the another in the form of double layer, then what will be the new magnetic field at the center? यानी हमारे पास ये सोलेनॉइड था, इसमें पूरी सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N थे। अब हमने इसको दो इक्वल पार्ट में, अच्छा इनिशियली हमसे कहा जाता है कि इसकी एक्सिस का अलोंग मैग्नेटिक फील्ड B है, अब हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो ये वाला पार्ट था उस पार्ट के ऊपर जिस वाले पार्ट के जो नंबर थे वो भी हमने इसके ऊपर ऐसे रैप कर दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपने लेंथ हाफ कर दी। करंट भी हम उतनी फ्लो करवा रहे हैं, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले था म्यू नॉट ni, यानी म्यू नॉट ni/L, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L इज द लेंथ। नाउ B2 बिकम्स म्यू नॉट ni अपॉन L/2, क्योंकि I भी वही है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वही रखा, आपने लेंथ हाफ कर दी तो ये 2 पर चला जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ni, दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ B, यानी जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था उसका डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल और एक क्वेश्चन और है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड P, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ऑफ द गिवन सोलेनॉइड। जो हमारा सोलेनॉइड है उसके वजह से इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ ध्यान रखें कि इस वाले एंड से P पॉइंट पर सबटेंड होने वाला एंगल 30 डिग्री है और इस वाले एंड से P पॉइंट पर सबटेंड होने वाला एंगल 60 डिग्री है। मैं भी आपको मेंशन कर चुका हूँ कि एंगल हमें सेम एक्सिस से मेजर करना होता है। तो अगर मान लो ये वाला एंगल 60, इस वाली एक्सिस इधर 60 डिग्री एंगल है, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये डेफिनेटली 120 डिग्री होगा, राइट। अब हमें θ2 की वैल्यू 120 पुट करनी है, तो हमारा जो फॉर्मूला है म्यू नॉट ni अपॉन 2 cos θ1 बिकम 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पुट कर दी cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos θ2 बिकम्स 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री cos 120 क्या होता है, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा मुझे √3 + 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई को 4 देगा, तो आंसर मिलेगा म्यू नॉट ni/4 √3 + 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला न्यूमेरिकल देखें, अ टोरॉइड हैज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, ठीक, ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो रेडियस है 25 सेंटीमीटर है और ये वाला रेडियस जो है वो 26 सेंटीमीटर है। विद टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 3500 if current in the wire is 11 ampere, if current in the wire is 11 ampere,
फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, यानी हमें टोरॉइड के बाहर बताना है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो कि 0 होता है। फिर हमसे पूछा सेकंड इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, तो हमें जो कोर है, ये वाला जो कोर वाला सेक्शन है, इस कोर के अंदर वाले पॉइंट पे जो कि म्यू नॉट एन आई होगा, इससे निकालना है। फिर हमसे थर्ड पार्ट पूछा इन एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, तो ये वाला जो खाली स्पेस जो टोरॉइड से सराउंडेड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है। इसका मतलब पहले पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर 0 होगा। सेकंड पार्ट का आंसर हम म्यू नॉट एन आई से निकालेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन 3500, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा एन नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई मीन रेडियस, और मीन रेडियस कितनी होगी r1 + r2/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 25.5 × 10⁻²। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे n/2 पाई rm, जो हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट का आंसर 0 मिलेगा, सेकंड पार्ट का आंसर होगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻7 होगी, और जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू 35 यहाँ लिखा है इंटू 100 यह लिखा, और 2 पाई × 25.5। यहाँ आप इसको चाहे तो 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट मिलता है वो है 3 × 10⁻²टेस्ला, 3 × 10⁻²टेस्ला, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।